तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप इतिहास विषय भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 28 मार्च को पेपर होने वाला है ना, 28 मार्च 2024 को जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसके अंदर ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस सैम्पल पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस लेने का प्रयास किया गया है, ठीक है, डिजाइन करते वक्त, जो पिछले 10 साल के पेपर में आप कह लीजिए बार बार रिपीट हो रखा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में, जो 28 तारीख को पेपर होने वाला है, उसमें डिट्टो रिपीट हो सकता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप, अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ़ोन पर आपका आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 027 यानी 027, हिंदी में जिसको आप इतिहास भी बोलते हैं, इतिहास विषय। और हिस्ट्री का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आता है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर एक सेट नंबर लिखा हुआ रहता है, एक कोड नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर पेपर आता है। ये सेट नंबर 1 का सैंपल पेपर है। इस तरह से मैं आपको और भी 10 से 15 या 20 सैंपल पेपर का वीडियो बना करके देने का प्रयास करूंगा। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। नीचे चले तो ये देख सकते हैं, इसी तरह का बोर्ड का आपका पेपर आएगा, उसी का फॉर्मेट है ये। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको जरूर रीड कर लिया कीजिएगा। इसको अगर आप रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो पेपर का किस तरह का पैटर्न आया हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा ओवरव्यू दिया रहता है कि किस तरह से आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सामान्य निर्देश को बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 34 प्रश्न हैं, जो ए बी सी डी और ई 5 खंड में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर टोटल 34 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो कि 5 सेक्शन में बांट करके आपको दिया गया है, और सभी जो क्वेश्चन है उनको करना अनिवार्य है। जो आपका सेक्शन ए है यानी खंड क है, खंड ए भी बोल सकते हैं, इसके अंदर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 21 तक ये एक एक अंक के रहने वाले हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि आपके MCQ वाले होंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रकार के। जो आपका खंड ख यानी सेक्शन बी रहेगा, इसके अंदर आपका प्रश्न संख्या 22 से लेकर के 27 तक लघु उत्तरीय प्रकार का रहने वाला है, जो कि 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे, और इनका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। जो आपका सेक्शन सी रहेगा, बोले तो खंड सी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, और ये 8-8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 300 से 350 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर ज़्यादा लिख देता है कोई बच्चा, तो इससे टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार इतना ज़्यादा लिख दिया है ना। एक होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखना, एक होता है बहुत ज़्यादा लिख देना, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लिख करके आ जाएंगे ना, तो टीचर के पास भी बहुत सारी कॉपियाँ होती है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है चेक करते करते, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि टीचर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, टीचर को खुश करना है, ठीक है बच्चों। इसके नीचे चले तो सेक्शन डी आ जाता है हमारा, जिसके अंदर स्रोत आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन ई रहेगा आपका, इसके अंदर मानचित्र पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके आगे के जो चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं। सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने बाइलिंगुअल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। और ये जो सैम्पल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ये हिंदी मीडियम में भी होने वाला है और इंग्लिश मीडियम में भी होने वाला है। तो हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी आप इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस को वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी हमारी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अगर आप इस सरप्राइज़ को अपना लेते हैं तो आपके बोर्ड की तैयारी और अच्छे से हो सकेगी, खास करके हिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। ठीक है, बेसिकली हम सभी ने मिल करके आपके लिए 20-20 सैम्पल पेपर बनाए हैं पर सब्जेक्ट के, जिसमें से आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी का, इन 3 सब्जेक्ट का अवेलेबल है। अगर आप जो है सो कि उसको बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका अगला जो आप क्लिप देखेंगे वो आपका हिस्ट्री का होने वाला है। हिस्ट्री का बेसिकली डेमो दिखा दिया है एक पेपर का कि किस तरह का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर हमारे द्वारा आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, ये सैम्पल पेपर अगर आप करके जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होगी बच्चों। और यकीन मानिए, अगर आपने 20 सैम्पल पेपर कर लिया भैया तो आप एक टॉपर भी बन सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लिप देखिए, उसके अंदर प्रॉपर डेमो दिखाया गया है कि हिस्ट्री का आपका सैम्पल पेपर किस तरह का रहने वाला है। तो देखिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये हिस्ट्री का सैम्पल पेपर का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के 20 सैम्पल पेपर के PDF आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है और बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आज ही सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो हम लोग आ गए हैं खंड क के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। और जो सेक्शन ए रहेगा आपका टोटल 21 नंबर का रहने वाला है, जिसके अंदर मेनली हमसे बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए, हड़प्पा के टाइम पे लोग जो है खेती वगैरह किया करते थे। अब खेती करेंगे तो उसमें पानी डाला जाएगा। जो पानी डालते हैं, ठीक है, अपनी फसल को उगाने के लिए, तो ये पानी डालने की प्रक्रिया को बोलते हैं सिंचाई करना। ठीक है, अब सिंचाई करने के लिए वो लोग पानी कहाँ से लाते थे? कुएं से लाते थे, ठीक है, नहरों से लाते थे, जलाशयों से लाते थे। तो इन तीनों ही साधनों से अपना यहाँ पर पानी की समस्या वो पूरी करते थे, बोले तो पानी की कमी को पूरी करते थे और अपने खेतों की सिंचाई करते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग। ओके, तो इस हिसाब से आपका डी वाला जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ द एबव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे थे। तो प्राचीनतम जो अभिलेख थे बच्चों वो प्राकृत भाषा में लिखे थे। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच लैंग्वेज वेयर द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स रिटन। तो प्राकृत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे। इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों, यहाँ पर आपके दो यहाँ पर रचयिता होंगे, एक मूल कथा के और एक इस तरह से होगा। इसको थोड़ा सा पहले समझिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाभारत के लेखक के बारे में बताया गया है। पहले तो ऋषि व्यास जी के बारे में बताया गया है कि साहित्यिक परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। यानी साहित्यिक परंपरा से बात करें तो आपका ऋषि व्यास जी यहाँ पर लेखक हो जाएंगे, ठीक है, रचयिता हो जाएंगे। और अगर बात करें मूल कथा की रचयिता की तो वो हमारे भाट सारथी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऋषि व्यास जी साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। और अगर बात करें मूल कथा के रचयिता कौन है महाभारत के, तो उनको भाट सारथी जी कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, वो मैंने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे, तो वो है भैया भाट सारथी। इस हिसाब से आप कह लीजिए बी और सी दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि व्यास जी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और भाट सारथी के बारे में भी बता दिया, तो दोनों ही एक तरह से सही है। लेकिन मूल कथा के रचयिता कौन है? भाट सारथी जी। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत। ठीक है,
तो आपको पता चल गया भाट सारथी जी। वैसे आप बोथ बी एंड सी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में होगा, यानी कि महाभारत के 2 रचयिता हो जाएंगे, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया उस संदर्भ में। वैसे अगर मूल कथा के रचयिता की बात करें तो भाट सारथी जी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है कि चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से कीजिए। अच्छा जी, तो चित्र की पहचान करनी है बेसिकली। यहाँ पर विकल्प तो दे रखा है, हाँ दे रखा है विकल्प भैया, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो विकल्प कैसे नहीं देगा। खैर, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो मूर्ति है ये किसी देवी की मूर्ति है। आपको बताना है कि ये कौन सी देवी की मूर्ति है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये जो मूर्ति है ये मातृ देवी की है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी है मातृ देवी, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, पांचवा क्वेश्चन कि अल-बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अल-बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में 900 यहाँ पर 73 में हुआ था, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, अल-बिरूनी व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न। तो आपका ये ख्वारिज्म में हुए थे ये 973 में, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि नीचे लिखे गए तथ्यों में से सही तथ्यों की पहचान कीजिए, यानी कि सही फैक्ट आपको बताना है। तो पहला आपका है लाजवर्द मणि श्वेतु घई अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कार्निलियन राजस्थान के कालीबंगन से लाया जाता था, तो ये सही हो जाएगा भैया, यहीं से लाया जाता था ये। उसके अगला है यहाँ पर काला तांबा ओमान से मंगवाया जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके अगला है हमारा यहाँ पर सोना जो है मेसोपोटामिया से लाया जाता था, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही बात कर रहा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, बोले तो घ वाला जो विकल्प है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला तथ्य दिया गया है, यानी कि पहला वाला तथ्य, ये गलत है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कथन कह रहा है कि निश्चित रूप से हड़प्पा की नाली व्यवस्था अब तक की खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि हड़प्पा में पाई गई चक्कियाँ स्थूल कठोर कंक्रीटीले अग्निज तथा यहाँ पर बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इस तरह से आपका ये कथन और कारण कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, बोले तो ग वाला विकल्प है, करेक्ट हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है या व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये देख सकते हैं, अर्सेशन एंड रीजन। और ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित कथन का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया गया तो वे कभी भी अपने को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव उन्हें शुरू से अपंग बना देगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ये जो कथन है बच्चों, ये गोविंद वल्लभ पंत जी का है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी है गोविंद वल्लभ पंत, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना घुमा घुमा करके डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सोचिए एक वो बच्चा है जिसने अभी तक एक भी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है, और एक आप होंगे जिन्होंने 20 सैंपल पेपर का प्रैक्टिस कर रखा है। तो आपकी जो तैयारी है कितना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया होगा। तो आज ही सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाइए, क्योंकि भैया इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपका काफ़ी ट्रिक लगा करके पेपर वहां पर सेट किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप सामने देख ही सकते हैं आठवां क्वेश्चन कितना ज़्यादा अलग बनाया गया है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा, नहीं प्रैक्टिस किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही घूम जाएगा उसका दिमाग। तो आज ही सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए, ठीक है।
9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग डैश में शुरू हुए। जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन थे बच्चों वो 6ठी शताब्दी में शुरू हुए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, अर्ली भक्ति मूवमेंट्स बिगेन अराउंड 6th सेंचुरी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा इन्हें संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा किसने दी? तो भैया सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, इसे विजय का भवन का जो संज्ञा दिया था वो यहाँ पर दिया था डोमिंगो पेस ने। ठीक है, इसके ऊपर एक 8 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी जो हम 20 सैंपल पेपर की वीडियो बनाएंगे आपके लिए, पूरा प्रयास करूंगा कि 20 पेपर का वीडियो बना दूं, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और डोमिंगो पेस जो है यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विजयनगर से रिलेटेड है क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि जमींदार समय पर कर राशि क्यों नहीं चुकाते थे? तो भैया जमींदार लोग जो थे वो समय पर कर यानी टैक्स इसीलिए नहीं चुका पाते थे क्योंकि प्रारंभिक मांगे ऊंची थी बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में जो टैक्स मांगा जाता था वो बहुत ज़्यादा मांगा जाता था, कर बहुत ज़्यादा अधिक था। कृषि की उपज की कीमतें काफ़ी नीची थी। जो खेती होता था, मान लीजिए खेती से एक फसल आया, इसको बेचा गया और इसको बेचने के बाद 100 रुपया आया, ठीक है, और वहाँ पर टैक्स मांगा जा रहा है 120 रुपया, तो 20 रुपया जमींदार अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। इसीलिए जो जमींदार होते थे वो समय पर टैक्स नहीं चुका पाते थे। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाई डिड द लैंडलॉर्ड नॉट पे द टैक्स अमाउंट ऑन टाइम? तो आपका ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? तो रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र था वो टॉमस जॉन्स वॉकर ने बनाया था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे चलते हैं, अब हमारा यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए थोड़ा सा मिलान कर देते हैं इसको। थोड़ा क्या, पूरा ही मिलान करेंगे तो कार्नेलियन, तो इसका मिलान की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका तांबा। ठीक है, अगला है यहाँ पर हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका सोना। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अगर बात करें भंडोज तो ये जो है बच्चों आपका कार्नेलियन से रिलेटेड है। और अगर बात करें दक्षिण भारत की तो ये सेल खड़ी से रिलेटेड है। इस तरह से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तरह से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका इंग्लिश मीडियम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? जनता ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर संविधान सभा का जो बहिष्कार किया वो मुस्लिम लीग ने किया। किसने किया बच्चों? मुस्लिम लीग ने। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हु बायकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करके, तो आपका यहाँ पर मुस्लिम लीग, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के छिड़ने के पश्चात ब्रिटेन के कारखानों के लिए कपास का स्रोत क्या था? तो जब 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था, तो उसके पश्चात ब्रिटेन के जो कारखाने थे उनके लिए कपास का जो स्रोत बना वो कौन बना? वो भारत बना। वो भारत से जो है कपास ले जाने लगे अपने वहाँ पर, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। जिस पुस्तक में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है वह है, तो वह कौन सा है भैया? मनुस्मृति। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए भैया यहाँ पर, हाँ इसी का इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मनुस्मृति करेक्ट हो जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन कि सिद्धार्थ का नाम बुद्ध के रूप में जन्म के समय रखा गया था, वह किस राज्य के थे? तो वह जो थे आपके वो शाक्य के थे। ठीक है, जिसे शाक्य जो है कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
17वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और शाक्य जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो धम्म के सिद्धांत की शुरुआत बच्चों अशोक ने की थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही 18वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और अशोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिस भी बच्चे का सबसे पहले कमेंट आएगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा बच्चा, उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5वीं रिपोर्ट जो थी ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, उसमें लगभग कितने पृष्ठ थे यानी कितने पेज थे? 1002, 1800, 1802 या फिर 1502 करके। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ, ये 19वां क्वेश्चन था आपका। यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखता हूँ कितनी तैयारी हो रखी है आपकी भी, है कि नहीं, और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तत्कालिक कारण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये था तत्कालिक कारण। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है भैया, तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन कि जॉन मार्शल ने जो पुस्तक लिखी थी उसके प्रकाशन के लिए अनुदान किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने जो पुस्तक लिखी थी उसके प्रकाशन के लिए यानी पब्लिश करने के लिए अनुदान यानी पैसा जो दिया था वो दिया था सुल्तान जहां बेगम ने। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर और ये जो सेक्शन रहेगा आपका 18 नंबर का रहने वाला है। इसके अंदर मेनली हमसे 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है, जिसको हिंदी में आप लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। ये जो हड़प्पा सभ्यता की पूरी खोज हुई, पहले क्या मिला उसके बाद क्या मिला, ठीक है, इस तरह से पूरा लाइन वाइज आपको बताना है। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, पहले दयाराम साहनी के बारे में लिख दीजिएगा। 1921 में हड़प्पा नामक स्थल उत्खनन कार्य कर मुहरे जो है सो की खोज निकाली उन्होंने। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आएगा यहाँ पर राखलदास बनर्जी जी जो 1922 से संबंधित है। इसमें उन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य कर वैसी ही मुहरे खोज ली जैसी हड़प्पा में मिली थी। ठीक है, फिर आगे देखिए बताया गया है समान मोहर के पाए जाने से यह अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग है। एक समान यहाँ पर मोहरें मिली, चाहे आपका हड़प्पा की बात करें या मोहनजोदड़ो की बात करें, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि दोनों जो पुरास्थल है, ठीक है, वो एक ही उससे लिंक है। ठीक है, एक ही संस्कृति के भाग है जिसे हड़प्पा संस्कृति भी आप कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आ जाते हैं जॉन मार्शल के ऊपर। तो 1924 की बात हो रही है। इसमें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की कि भैया हमें मिल गया हड़प्पा सभ्यता, उत्सव की तैयारी करो। खैर ज़्यादा हो गया, उन्होंने ये नहीं बोला था उत्सव की तैयारी करो, बस उन्होंने एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, और S.N. राव जो थे द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन ऑर्डर। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिखते हुए चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, परफेक्ट। चलिए अब इसी के अथवा में यानी चॉइस में एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है ये नहीं आता है तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बारी आ रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली समृद्ध थी। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से
हर चीज़ से भरी पूरी थी कि भैया यहाँ पर ये नहीं कि पानी निकालने का दिक्कत हो रहा है। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ज़मीन दे दीजिए कि ये ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पर 1 लाख परिवार जा कर के बस जाएँ, ठीक है? और अपनी मर्ज़ी से घर बना लीजिए। और क्या करेंगे वो सब एकदम दबा के जाएँगे, कोई किधर घर बना रहा है, कोई किधर घर बना रहा है, ठीक है? पानी निकलने का जगह नहीं है, सड़क निकलने का जगह नहीं है। तो आज के टाइम पे 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी समस्याएँ आपको देखने को मिल जाएँगी, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए भारत के अंदर। लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 5000 साल पहले की, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उन्होंने जल निकासी प्रणाली इतना एक्सीलेंट बना रखा था कि भैया आज भी उसकी तारीफ़ की जाती है। सोचिए, वो लोग घर बनाने से पहले क्या करते थे कि हाँ भैया हम घर नहीं बनाएँगे, पहले सड़क बनाएँगे, फिर नाली बनाएँगे, फिर घर बनाएँगे, ठीक है? ताकि चलने की व्यवस्था हो और नाली के द्वारा जो पानी है उसको निष्कासित किया जा सके, निकाला जा सके। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली है उसको समृद्ध बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ सड़कों को बनाया गया था, फिर उनके अगल-बगल आवासों का निर्माण किया गया था। नालियाँ जो थी मिट्टी के गारे और जिप्सम से बनी थी, जिन्हें वह बड़े पत्थरों से जैसो कि ढका गया था, मतलब पत्थर तो होते थे उनसे ढका रहता था नाली। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो जो नाली होता है वो पत्थर से ढका हुआ रहता है, चाहे आप छोटी नाली ले लीजिए या बड़ी नाली ले लीजिए। जब उस नाली की सफाई करनी होती है तो पत्थर हटाओ, नाली की सफाई करो, वापस से पत्थर से ढक दो। और यही चीज़ आज से 5000 साल पहले वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो सोचिए कितना ज़्यादा एडवांस रहे होंगे वो लोग, ठीक है? घर की छोटी नालियाँ बाहर की नालियों से आकर मिलती थी। घर की जो छोटी-छोटी नालियाँ होती थी, बाहर जाती थी और बाहर की जो बड़ी-बड़ी नालियाँ होती थी उनमें जाकर के मिलती थी, और इस तरह से जो गंदा पानी था या पानी कह लीजिए निकलने का पूरा व्यवस्था उस टाइम पे उन्होंने कर रखा था। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के ऊपर आपको टिप्पणी करना है या कह सकते हैं लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। एक आपको फन फैक्ट बताता हूँ, अभी से अराउंड 1 या 1.5 साल हो गया होगा या शायद 2 साल होने वाला होगा। पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ रखा था, ठीक है? अब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ रखा था तो जगह-जगह पर पानी भरा हुआ था। लेकिन जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे भी वर्क कर रहा था। वहाँ पर बाढ़ का पानी दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वो सारा पानी चला गया, तो बाढ़ एकदम ना के बराबर। बिल्कुल सोचिए, पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ रखा है, उनके राजधानी में जो मेन शहर है सब में बाढ़ आ रखा है। बाढ़ का पानी जो था वो लबालब भरा हुआ था। लेकिन जहाँ भी हड़प्पा स्थल थे उनका ड्रेनेज सिस्टम आज भी वर्क कर रहा था और सारा पानी वहाँ से गायब, ठीक है? बाढ़ का नामो निशान नहीं लगभग वहाँ पर। तो सोचिए कितनी ज़्यादा ये एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? आपको अगर टाइम मिले कभी तो इसके ऊपर एक मूवी भी है, मोहन जोदाड़ो करके, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है वो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पहाड़ियाँ लोगों के लिए नया खतरा अर्थात कुदाल और हल की यह लड़ाई का वर्णन कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि पहाड़ियाँ जंगल में, यह जंगल के छोटे से हिस्से में अपना जो गुजर बसर करते थे एक तरह से, ठीक है? उन्हीं दिनों एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी थी, वह संथाल लोगों का आगमन था, ठीक है? तो ये एक छोटे से जगह पर ये अपना गुजर बसर करते थे, जो पहाड़िया जंगल में रहने वाले लोग थे, ठीक है? अब एक नए खतरे की सूचना मिली कि भैया संथाल लोग वहाँ पर आ रहे हैं। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसते चले आ रहे थे, ठीक है? अब भैया संथाल लोग आए तो वो क्या कर रहे हैं भैया, जो भी लकड़ी उकड़ी मिल रहा है वो सब एकदम काट रहे हैं। इमारत वगैरह का इस तरह से जो लकड़ियाँ होती थी उस तरह से जिसपे मतलब घर वर बनाया जा सकता था जिन लकड़ियों से, वैसे लकड़ियों का कटाई कर रहे थे। साथ ही साथ ज़मीनों को जोत रहे थे, चावल कपास उगा रहे थे, इलाके में बड़ी संख्या में घुसते आ रहे थे। संथाल लोगों ने निचली पहाड़ियों में अपना कब्जा जमा लिया, इसीलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भी भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा, ठीक है? अब संथाल लोग जब आए तो उन्होंने निचली पहाड़ियाँ जो थी, नीचे नीचे के लेवल पे जो पहाड़ियाँ थी उस पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया, और इसीलिए क्या हुआ, जो पहाड़ियाँ लोग थे उनको राजमहल की जो पहाड़ी थी उसके और अंदर जा कर के बसना पड़ा, या कह लीजिए और पीछे हटना पड़ा एक तरह से, ठीक है?
पहाड़ियाँ लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसीलिए यदि कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को संथाल का प्रतीक माना जा सकता है और कुदाल और हल की यह लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लास्ट में बोल दिया है कि जो पहाड़िया लोग थे अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे और कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक अगर माना जाए तो हल को संथालों का प्रतीक माना जा सकता है। ठीक है, और ये जो लड़ाई थी कुदाल और हल वाली वो बहुत लंबे समय तक चली थी। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कुदाल और हल की लड़ाई के ऊपर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ रखा है पेपर में। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर में किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को क्यों रखा जाता था, वर्णन कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का काफ़ी महत्व था। जो किलेबंदी हुआ करती थी ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व था। क्यों भैया? तो आंसर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मध्यकाल युद्ध नीति के कारण अपने विरोधी को अनाज, खाना, खाद्य सामग्री से वंचित कर दो तथा वह स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देगा। इस कारण से क्या करते थे वो लोग, अपने जो भी वहाँ पर किले थे उनको किलेबंदी किया करते थे। ठीक है, ताकि जो उनका विरोधी हो, दुश्मन हो, वो खाने से, अनाज से वंचित रह सके और जब खाना वाना उनको मिलवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे, वो खुद ही आत्मसमर्पण कर देंगे, बोलेंगे भैया हैंड्स अप, हम हार मानते हैं, भैया खाना दे दीजिए, भूख लगा हमको, इस तरह से एकदम हैंड्स अप कर देंगे वो। ठीक है, ऐसा वो लोग मानते थे। मैं आपको थोड़ा सा देसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सभ्य तरीके से देखा जाए, किताबी लैंग्वेज में देखा जाए तो इस तरह से आपको लिखना है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कृषि क्षेत्र को किलेबंद किया ताकि खाद्य सामग्री की रक्षा की जा सके तथा अन्नागार भी इसीलिए बनाए गए थे ताकि लंबे समय तक अनाज, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख सके। अब किलेबंदी का एक और फायदा होता था कि कृषि क्षेत्र भी इसके अंदर आता था। ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र को किलेबंदी तो किया ही जाता था जानबूझ करके, ताकि जो खाद्य सामग्री है उसको सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि भैया खाने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, उसको अगर आपने सेफ रख लिया तो भैया आप सरवाइव कर सकते हो लंबे समय तक। आप कितना ही सोना, चांदी, हीरे जवाहरात अपने महल में रख लो और पूरा एकदम किलेबंदी कर दो ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके, लेकिन अगर आपके पास खाना नहीं है तो भैया आप हार मान लोगे, तुरंत गेट खोल दोगे, बोलोगे भैया हमको खाना खाना है, भूख लगा है, आप आ जाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट लो। ठीक है, और हमको खाना खाने दो। तो उन जो भी शासक थे उस टाइम पे विजयनगर में, उन सबको ये बात पता थी, तो इसीलिए वो कृषि क्षेत्र को भी किलेबंद में रखा करते थे। ठीक है, और अन्नागार भी बनाए थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अन्न जो है, यानी कह लीजिए अनाज जो है वो स्टोर करके रखा करते थे ताकि लंबे समय तक उनका गुजर बसर हो सके युद्धकालीन स्थिति में या अन्य स्थितियों में। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जूते, खेत और बगीचे और आवास थे। ठीक है, तो ये अब्दुल रज्जाक जी ने लिखा था। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं विजयनगर के जो सो कि किलेबंदी के उसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमारा 25वां क्वेश्चन, आगे ना वही क्वेश्चन महाभारत के जो लेखक है उनसे रिलेटेड, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था, फिर भी क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। महाभारत के कोई एक लेखक था या अनेक लेखक थे, स्पष्ट कीजिए। महाभारत जो है ग्रंथ, उसके कोई एक लेखक था या बहुत सारे लेखक थे, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो महाभारत के लेखक के संदर्भ में आप लिख सकते हैं, पहले ऋषि व्यास जी के बारे में लिख दीजिएगा कि साहित्यिक परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास जी जो है वो माने जाते हैं। अगर साहित्यिक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो ये जो महाभारत है इसके रचयिता जो है वो ऋषि व्यास जी माने जाते हैं। भाट सारथी जो सूत्र से संबंधित है, संभवतः मूल कथा के रचयिता जो थे वो भाट सारथी जी थे। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही हैं। ठीक है, जो भी ये लिखते थे ये मौखिक रूप से जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। मौखिक मतलब बोल चाली की भाषा में, जैसे आपके दादाजी ने कोई स्टोरी सुनाई पहले कि अब आप जब बड़े हो गए, आपके बाल बच्चे हो गए, तो आप वो स्टोरी अपने बाल बच्चों को सुनाओगे, फिर आपके जो बाल बच्चे हैं यानी कि
बेटा बेटी जो भी हो वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बाल बच्चे वाला केवल एग्जाम्पल लिया है मैंने, बाकी आप यहाँ पर चीज़ों को लिखा हुआ देख सकते हैं। अगला यहाँ ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है। अन्य की बात करें तो एक और रचनात्मक लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच विष्णु देवता की आराधना, जो श्री कृष्ण महत्वपूर्ण नायकों में से थे, रहा है करके, ठीक है। तो यहाँ पर मेन कंक्लूजन आपका क्या निकल करके आता है, दो चीज याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन में, कि साहित्यिक परंपरा से बात करें तो जो महाभारत के लेखक माने जाते हैं वो ऋषि व्यास जी माने जाते हैं, और मूल कथा के जो रचयिता है वो भाट सारथी जी माने जाते हैं, ठीक है। बाकी आप पूरा का पूरा आंसर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 25वां क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 1857 के विद्रोह के धार्मिक एवं सामाजिक कारणों पर चर्चा कीजिए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके धार्मिक और सामाजिक कारणों की बात करें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिंदू और मुस्लिमों को जमाने जो है कि पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाना, ठीक है। तो ये एक आप लिख सकते हैं 1857 के विद्रोह के धार्मिक एवं सामाजिक कारणों के अंदर, जिस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था, क्योंकि भैया धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से करवाया जा रहा था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगला है लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है, यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग की शिक्षा नीति के तहत सती प्रथा, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया। अब देखिए आज के टाइम पे तो धर्म को लेकर के फिर भी थोड़ा सा छूट है एक तरह से, है ना, ऊंची जाति नीची जाति ये सब चीज़ों को थोड़ा सा छूट है, लेकिन उस टाइम पे धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था और बहुत ज़्यादा प्रबल था समाज में। सभी लोग धर्म की छोटी छोटी बातों को मानते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बोला कि बाल विवाह को समाप्त किया जाए, जो कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, उस चीज़ की मैं तारीफ करता हूँ कि भैया बाल विवाह यानी छोटी उम्र में जो शादी हो जाती थी उसको समाप्त किया जाए। सती प्रथा जो होता है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है और लड़का किसी कारणवश जो है मर जाता है, तो क्या किया जाता है, लड़की को भी लड़के के चिते पर रख करके जला दिया जाता है, सती कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत होता था, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को अंग्रेजों ने खत्म किया, प्रतिबंधित किया। इससे क्या हुआ कि समाज में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैल गई। समाज में लोगों के अंदर ये भावना आने लगी कि अंग्रेज हमारे धर्म के अंदर घुस रहे हैं, हमारे कल्चर के अंदर घुस रहे हैं, ये तबाह करना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं 1857 के धार्मिक और सामाजिक कारणों के अंदर, ठीक है। विधवा विवाह को मंजूरी दी गई, इसलिए भारतीयों को लगा था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति नष्ट करने आए हैं। देखिए यहाँ पर विधवा विवाह को भी मंजूरी दे दी गई। जैसे एक पत्नी होती है, अगर उनके पति जो है एक्सपायर हो जाते हैं किसी कारणवश, तो वो विधवा हो गई, ठीक है। तो वो शादी नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में है, हमारे कल्चर में नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अप्रूव कर दिया उन्होंने। तो इसको लेकर के भारतीय लोग ये भी सोचने लगे कि भैया ये हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस कारण से भी 1857 का विद्रोह हमें देखने को मिला था। ये धार्मिक और सामाजिक कारणों के अंदर आप लिख सकते हैं बच्चों। और क्या लिख सकते हैं, सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था, जिससे उनका धर्म जो होता था वो एक तरह से भ्रष्ट माना जाता था, ठीक है। कि अगर आप समुद्र में गए, हमारे में उस टाइम पे प्रचलन था कि भैया, हमारे में कहने का मतलब यह है कि भारतीय समाज में उस टाइम पे ये प्रचलन था कि आप समुद्र में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। समुद्र से अगर आप जाते हैं कहीं पे या समुद्र पार करते हैं तो आपके धर्म पे वो बात आ जाएगी, और अंग्रेज लोग ले जाया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं 1857 के धार्मिक एवं सामाजिक कारण के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 26वां क्वेश्चन सेम यही 26वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 25वें क्वेश्चन का थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स जो थे उनके द्वारा बताई गई एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स द्वारा बताई गई एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत का वर्णन इस तरह से है कि उसके तर्क मतलब उन्होंने तर्क दिया था कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्द्वंद रूप से जारी रहती थी इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा या कार्ल मार्क्स कह लीजिए, इनके द्वारा इस प्रकार से वर्णन किया गया था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी टफ भाषा शैली है, आप इसको लेकिन याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद कर लेते हैं और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जैसे हम पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो उसको बना के नहीं लिखते हैं, तो उस तरह का थोड़ा सा स्किल लगाते हैं और फिर आंसर आप बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल यूनिक होगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो भाषा शैली रखी है आंसर की, वो मैंने थोड़ी सी टफ रखी है बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। अपने उत्तर की पुष्टि उसके द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर कीजिए। जो इब्न बतूता था, एक यात्री था, उसने दिल्ली जो शहर था उसको व्यापक अवसरों से भरपूर पाया कि भैया बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। अपने उत्तर की पुष्टि उसके द्वारा दिए गए तथ्य जो है, उसने जो फैक्ट्स दिए थे उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर लिख करके बताना है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की विशेषताएं। पहला है, उसने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा पाया। यदि किसी के पास कौशल है और इच्छा है और संसाधन जुटाने की अहमियत है तो इस शहर में अवसरों की कमी नहीं है। उसने बताया कि अगर किसी के पास स्किल है, कोई डिज़ायर है यानी इच्छा है, संसाधन जुटाने की अहमियत है, तो इस शहर में आपके लिए कोई भी अवसर कम नहीं है, अवसर भरे पड़े हैं। ठीक है, जो दिल्ली शहर है वहाँ घनी आबादी है और भीड़ भाड़ वाला यहाँ पर चीज़ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। बाजार जो है वो आर्थिक विनिमय, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत सारे काम होते थे, खरीद बेच, बहुत बल्क में चीज़ें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। ठीक है, भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम सरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी यहाँ पर। तो भारतीय कपड़े जो है यहाँ पर विशेष रूप से जो सूती कपड़ा था उसका बहुत डिमांड था। महीन मलमल जो था, रेशम जो था, सरी तथा साटन, ये ऐसी चीज़ें थी जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसमें से एक दो चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, जैसे सूती कपड़ा हो गया, महीन मलमल हो गया, रेशम हो गया, इनको याद कर लीजिएगा। इनकी डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। किसकी बात कर रहा है? भारतीय शहरों में, खास करके दिल्ली के बाजारों की बात यहाँ पर हो रही है इब्न बतूता के द्वारा। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, जिस कारण से इब्न बतूता को भैया दिल्ली शहर और कह लीजिए एक तरह से भारतीय शहर व्यापक अवसरों से भरपूर उसको लग रहा था कि भैया यहाँ पर अवसरों की तो कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जिसको हम लोग करेंगे इसी सैम्पल पेपर के पार्ट 2 वाले वीडियो में। जी हाँ बच्चों, इस पार्ट 2 वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। लगभग 50% जो पेपर है हमने इस वीडियो में कर लिया है और 50% ही जो पेपर है वो हम लोग करेंगे इसी सैम्पल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ बच्चों, अगर आप हिस्ट्री का 20 सैम्पल पेपर्स का PDF बाय करना चाहते हैं तो आज ही बाय कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और आप ये ले
सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बोर्ड की तैयारी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो केवल आपको 99 रुपीज़ में ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। 50% का भारी छूट आपको अभी देखने को मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है और वहां पर उनको एक कूपन कोड बताना है, जो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं VSP07। ठीक है, जैसे ये कूपन कोड उनको बताएंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पर 50% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। और ये जो 20 सैंपल पेपर है केवल 99 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर आपका जो पड़ा केवल 5 रुपए का पड़ा। सोचिए, 5 रुपए में एक सैंपल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 20 सैंपल पेपर केवल और केवल 99 रुपए में देखने को मिल रहा है। अगर आज इसको लेकर के आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो इस बात का मैं आपको पूरा श्योरिटी देना चाहूंगा कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगी। और इसे केवल सैंपल पेपर मत समझिए बच्चों, ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हम आपको दे रहे हैं। इतने सालों में जो हमने पढ़ा करके एक्सपीरियंस गेन किया है, जो चीज़ समझा है कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर दिए हैं। और पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, ना केवल 10 साल का, 15 साल का पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको इन सैंपल पेपर्स में देखने को मिलेंगे। तो आज ही जो है हिस्ट्री का सैंपल पेपर लीजिए और अपनी तैयारी और अच्छे से कीजिए। इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस का हिंदी का भी सैंपल पेपर ले सकते हैं, उनके भी सैंपल पेपर रेडी हो चुके हैं। ठीक है, सैंपल पेपर्स को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।